हेलो साथियों, कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? और उम्मीद करता हूं कि घर बैठे आप अच्छी तैयारियों में लगे हुए हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस सेशन में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, मैं हाजिर हुआ हूं एक और लेटेस्ट सेशन के साथ जो आपके कॉमर्स ग्रेड फर्स्ट पेपर सेकंड के लिए बहुत ही खास होने वाला है। जो साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन सब ने इस बात को महसूस कर लिया है और वो लगातार इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जो सेशन है उनको ज्वाइन कर रहे हैं। जिन्होंने अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा दे और वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कर दे ताकि उनको भी इस तरीके के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो मटेरियल है वो आपको घर बैठे मिल सके। जिन साथियों ने इन क्लासों जो प्रीवियस क्लासेज हो चुकी है उनको नहीं देखा है उनको मैं बता दूं कि उनके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आपके तमाम स्कूल लेक्चरर के नाम से तमाम जो सेशन है वो वहां पर अपलोड है। आप एक एक करके बहुत ही धैर्य के साथ आप उनको देखें और उनके हैंड्स नोट है वो तैयार करें। अगर ये चीज आप कर लोगे तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में ये सारे के सारे जो नोट्स हैं वो मील के पत्थर है वो साबित होंगे, क्योंकि ये सारी चीज मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, ये सारी चीज ऑथेंटिक है। जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसकी सारी चीज है उनको समराइज किया गया है ना। हो सकता पूरी चीज आप नहीं पढ़ पाओ, लेकिन जो चीज हमने समराइज करके आपको उपलब्ध करवाई है वो निश्चित रूप से नोट्स के रूप में काम करते हैं। हैंड्स नोट्स के रूप में भी अपन इसको मान सकते हैं, है ना। इस तरीके की जो लेटेस्ट आप जानकारियां जानना चाहते हो वो एक ही जगह आपको मिल सकती है और वो होता है हमारा ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल। दोनों के लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और साथ में व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि वहां पर जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो वहां पर आपको मिलती है। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूं सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी और एक और सेशन में एक नई उम्मीद के साथ आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है साथियों, तो देखो अपन बात करेंगे आज के सेशन में हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन। पिछली जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जिन अंशों का हरण कर लिया जाता है ना, और पुनर्निर्गमित नहीं किया जाता है तो वो राशि यानी शेयर फॉरफिटेड की राशि आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जो आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी शीर्षक है उसमें आपको पेड अप कैपिटल के नाम से उपशीर्षक मिलेगा, उसमें आपको वो ऐड करनी है, यानी कुल मिलाकर उसे बैलेंस शीट में दिखाना है ना। लेकिन कंडीशन एक दूसरी और बनती है कि अगर जिन अंशों का अपन ने हरण कर लिया, यानी जिन अंशों का एक कंपनी ने हरण कर लिया और हरण के बाद अगर उन अंशों का वो पुनर्निर्गमन करती है, यानी एक व्यक्ति से उन्होंने जब्त कर लिए और किसी दूसरे व्यक्ति को वो जारी करती है, तो वहां पर क्या कंडीशन अप्लाई होती है और वो क्या चीज होती है वो अपन आज के सेशन में बातें करने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन, इसमें क्या है कि संचालक हरण किए गए अंशों को रद्द या पुनर्निर्गमित कर सकते हैं। उनको रद्द भी कर सकते हैं, उनकी इच्छा है ना। कंपनी पे डिपेंड है, संचालक गण पे डिपेंड है कि वो क्या सोचते हैं, तो उनको रद्द भी कर सकते हैं और पुनर्निर्गमित भी कर सकते हैं। सामान्यतः हरण किए गए अंशों का निर्गमन पूर्ण भुगतान प्राप्त या बट्टे पर किया जाता है ना। क्या है, जो आपके संचालक है वो हरण किए गए अंशों को या तो रद्द करते हैं या पुनर्निर्गमित कर सकते हैं, है ना। सामान्यतः हरण किए गए अंशों का निर्गमन है वो पूर्ण भुगतान प्राप्त या बट्टे पर किया जाता है। या तो जैसे मान लो 10 रुपए का है और उसे 10 रुपए में इश्यू कर दिया तो ये पूर्ण भुगतान हो जाएगा, और या बट्टे पे हो सकता है कि 10 रुपए वाला है और उसका 9 रुपए पे निर्गमन किया गया है तो वो बट्टे पर हो जाएगा। तो पूर्ण भुगतान या बट्टे के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, इस संदर्भ में यह स्मरणीय है कि बट्टा की राशि हरण किए गए अंशों की वास्तविक प्राप्त राशि से अधिक नहीं हो सकती। यानी जो बट्टा की राशि होगी, डिस्काउंट की राशि होगी, राशि हरण किए गए अंशों की वास्तविक प्राप्त राशि से अधिक
नहीं होनी चाहिए। जितनी राशि आपने प्राप्त कर ली उससे ज्यादा आप बट्टा नहीं दे सकते, ये अपने को ध्यान में रखना। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई यहाँ पे कि बट्टा की राशि जो अपन बट्टे पे निर्गमन कर रहे हैं वह बट्टा की राशि है, वो हरण किए गए अंशों की जो वास्तविक अमाउंट है ना, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन पर प्रदान बट्टे को अंश हरण खाते के नाम से जाना जाता है। ये एक विशेष है ना, जिन अंशों का अपन पुनर्निर्गमन कर रहे हैं, री इश्यू कर रहे हैं और वहां पर अपन बट्टा प्रदान कर रहे हैं, तो वो बट्टा ने क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट है ना, क्या कहलाएगा, अंश हरण खाते में नाम किया जाएगा। उसको क्या लिखा जाएगा, डिस्काउंट न लिख के शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट किया जाएगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट किया जाएगा। कब, जब अपन जिन अंशों का हरण कर लिया गया और उनको अब री इश्यू कर रहे हैं, तो उन अंशों का बट्टे पर अगर अपन री इश्यू कर रहे हैं तो वो बट्टा है वो हरण खाते से नाम किया जाएगा। ठीक है, यदि पुनर्निर्गमित अंशों से संबंधित अंश हरण खाते में कोई शेष हो तो इसे पूंजीगत लाभ माना जाएगा, है ना। अगर अंश हरण खाते से संबंधित कोई शेष बच जाता है, ठीक है, जैसे मान लो 200 अंश जब्त किए गए है ना, और 150 अंश ही क्या किए गए, री इश्यू किए गए, है ना, 150 से री इश्यू किए गए, है ना, तो कोई शेष है तो उसे पूंजीगत लाभ माना जाएगा और इसे कैपिटल रिजर्व में, किसमें, कैपिटल रिजर्व में क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा, है ना। ये कंडीशन कब आ रही है कि भाई पुनर्निर्गमन कर रहे हैं और अंश हरण खाते का शेष है, तो ये कैपिटल गेन होगा, पूंजीगत लाभ होगा और इसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर अपने को करना पड़ेगा। तो ये अपने को ध्यान में रखना, बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि अंश हरण खाते का शेष है वो कौन से खाते में ट्रांसफर किया जाता है, तो अपने को ध्यान में रखना कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, किसमें, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, हो गई बात। अब इसकी ये रोजनामचा प्रविष्टि हो जाएगी कि बैंक अकाउंट डीआर री इश्यू करेंगे तो पैसे प्राप्त हो रहे, बैंक अकाउंट डीआर अगर बट्टा दे रहे हैं तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। अब जो राशि बच गई उसको अपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व, ये इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। कब, जब अपन री इश्यू कर रहे हैं बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फॉरफिटेड टू शेयर कैपिटल और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ओके, यहां तक आगे देखते हैं। इसके बाद आता है अंशों का पुनर्क्रय। कई बार क्या होती है, एक कंपनी है वो अपने ही अंशों का क्या कर लेती है, वापस उनको खरीद लेती है। ये कंडीशन कब अप्लाई होती है, जब एक कंपनी के शेयर है वो बाजार में लगातार गिर रहे हैं, है ना, तो वो सोचती है कि बाजार से विश्वास उठेगा, उससे अच्छे वो अपने पास उनको खरीद लेती है ना। तो इसमें देखो क्या करते हैं कि जब कंपनी अपने अंशों का क्रय करती है ना, जब कंपनी अपने अंशों का क्रय करती है, यह अंशों का पुनर्क्रय कहलाता है। स्वयं के अंशों को खरीदेगी वो क्या कहलाएगा, पुनर्क्रय कहलाएगा। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 68, है ना, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 68 में कंपनी को यह सुविधा है कि वो कंपनी अपने अंशों का पुनर्क्रय निम्न में से किसी भी प्रकार से कर सकती है ना। तो ये चार आपके सामने क्या है, शर्त है ना, ये चार आपके सामने कंडीशन है, इनके आधार पर क्या कर सकती है, वो पुनर्क्रय कर सकती है। नंबर 1, आनुपातिक आधार पर वर्तमान समता अंशों के धारकों को, आनुपातिक आधार पर, है ना, वर्तमान में जो समता अंश धारक है उनसे, आनुपातिक प्रो रेटा, है ना, कि भाई क्या अनुपात रहेगा कि भाई जिसके पास कितने अंश है, सारे के नहीं, आनुपातिक आधार जिससे क्या सबका नंबर आ जाए, है ना। एक इंडिविजुअल से खरीदती है तो उसमें
प्रबंधक जो संचालक है वो इस बात की अनुमति नहीं देते। लेकिन अनुपातिक आधार पर वर्तमान में जितने भी जो समताधारी है उनको उनके आंसर वो क्रैक कर सकती है। दूसरा, खुले बाजार से, है ना, जो ओपन मार्केट है, जहां पे जिसे अपन बात करें शेयर मार्केट ओपन मार्केट है, तो वहां पर वो अपने अंशों का क्रैक कर सकती है। तो धारा 68 ये कैसे कहती है कि भाई एक कंपनी है वो खुले बाजार से अपने अंशों का क्रैक कर सकती है। तीसरा आता है ड्यून खेप अंशधारकों द्वारा। क्या है? ड्यून खेप अंशधारकों द्वारा। ड्यून खेप यानी जिसके पास बहुत ही कम है, वो एक क्राइटेरिया मान ले कि भाई अपने को क्या करना है, जो सबसे कम है वहां से स्टार्ट करना है, जो सबसे कम है वहां से स्टार्ट करना है और उनके जो अंश है उनको अपने को खरीदने। और चौथा आता है कंपनी के कर्मचारियों से, जो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं जिन्होंने ऋण पत्र ले रखे, उनके ऋण पत्रों को भी कंपनी है वो धारा 68 के तहत है वो खरीद सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये चार जो शर्तें वो अपने को ध्यान में रखनी है, आनुपातिक आधार पर समताधारकों से, खुले बाजार से, ड्यून खेप अंशधारकों द्वारा और साथ में कंपनी के कर्मचारियों द्वारा, है ना। इस तरीके से एक कंपनी है वो अपने अंशों का पुनर्क्रय कर सकती है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। बढ़े आगे। इसके बाद क्या दे रखा है कि कंपनी अपने अंशों का पुनर्क्रय मुक्त आरक्षित प्रीमियम, जिसे अपन क्या कहते हैं, अधिमूल्यन कहते हैं, है ना, मुक्त आरक्षित प्रीमियम, जो अपना सिक्योरिटी प्रीमियम होता है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम, उसके मैंने आपको 4-5 उपयोग भी बताए थे, है ना। उसमें 5वां ऑप्शन मैंने यही बताया था कि एक कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम यानी प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग स्वयं के अंश क्रय करने के लिए काम में ले सकती है। इसलिए यहां पर इस आगे क्या लगा है, मुक्त लगा है ना। धारा 52 है वो क्या कहती है, प्रतिभूति प्रीमियम के उपयोग से रिलेटेड, और वो ये कहती है कि जो प्रतिभूति प्रीमियम है उसका एक कंपनी है स्वयं के अंशों को क्रय करने के लिए या पुनः क्रय करने के लिए काम में ले सकती है। तो ये मुक्त आरक्षित प्रीमियम या अंशों या अन्य निर्धारित प्रतिभूतियों से प्राप्त धनराशि में से भी कर सकती है। अगर अन्य कोई राशि प्रतिभूतियों से कोई प्राप्त हुई है उससे भी वो उसको काम में ले सकती है। मुक्त आरक्षित में से अंशों का पुनर्क्रय करने की स्थिति में कंपनी को क्रय किए गए अंशों की वास्तविक मूल्य की राशि के बराबर, है ना, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब ये बात होगी ना कि अगर कंपनी स्वयं के अंशों को क्रय करती है तो क्रय किए गए अंशों की वास्तविक मूल्य की राशि के बराबर राशि है वो आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करनी पड़ेगी। यानी जितने अंशों को आपने क्रय किया गया उसकी जो एक्चुअल अमाउंट है उतनी अमाउंट आपको क्या करनी पड़ेगी, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करनी पड़ेगी। तो ये अपन ध्यान में रख सकते हैं कि भाई स्वयं के जो ऋण पत्र है उनको अपन खरीदते हैं, है ना, स्वयं के ऋण पत्र है उनको अपन खरीदते हैं तो कुछ राशि ऐसी होती है जो अंशों के वास्तविक मूल्य के बराबर होती है, उनको क्या करना है, उतनी राशि आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करनी पड़ेगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, रह जाएगी ध्यान में, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, बढ़े आगे देखते हैं। ये देखो एक प्रक्रिया करके अंशों का पुनर्क्रय करने के संबंध में यह प्रक्रिया लागू होती है। यह अपने को इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, इसको अपने को ध्यान में रखना है। क्या है, पहला क्या है कि अंशों का पुनर्क्रय अंतर नियमों द्वारा अधिकृत होना चाहिए। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या होना चाहिए, जो आपके अंतर नियम होते हैं ना उसमें लिखा होना चाहिए कि भाई इस तरीके से एक कंपनी है वो अंशों का पुनर्क्रय कर सकती है। तो अंतर नियम जो पार्षद सीमा नियम है, पार्षद अंतर नियम है, उसमें ये उल्लेख होना चाहिए। दूसरा क्या है, अंशधारकों की सामान्य सभा में विशेष संकल्प द्वारा पारित किया जाना चाहिए। जो आपके शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग है ना, उसमें विशेष प्रस्ताव के द्वारा यह पारित होना चाहिए कि भाई इस तरीके से अंशों का पुनर्क्रय
किया जाएगा। तो ये बात भी सही है कि भाई अंशधारकों की जो विशेष सभा है उसमें पारित होना चाहिए। नंबर 3, किसी भी एक वित्तीय वर्ष में अंशों का पुनर्क्रय प्रदत्त पूंजी और मुक्त आरक्षित के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। आप पुनर्क्रय तो कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप अपनी इच्छा से जितना चाहे उतना कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं, पुनर्क्रय प्रदत्त पूंजी और मुक्त रिजर्व के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये अपने को ध्यान में रखना, क्योंकि आजकल क्वेश्चन आते हैं ना वो फैक्ट के आधार पे भी आते हैं, है ना, कि भाई ये क्वेश्चन पूछ रहे। अभी RS प्री का एग्जाम हुआ है, उसमें बहुत सारे पर्सन ऐसे थे कि उसमें कि भाई ये सही है, ये सही है, फिर 1 या 2 या 3, 4 या 5, है ना, इस तरीके से पूछता है। तो यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि भाई एक वित्तीय वर्ष में अंशों का पुनर्क्रय, यानी एक फाइनेंशियल ईयर होता है जो अपना 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, उसमें पुनर्क्रय जो आपकी प्रदत्त पूंजी है और रिजर्व है यानी सिक्योरिटी प्रीमियम है उससे 25% से अधिक नहीं हो सकता। ये अपने को ध्यान में रखना है ना, 25% से अधिक नहीं हो सकता रिजर्व के और आपकी कैपिटल के। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, अंशों के पुनर्क्रय के पश्चात ऋण क्षमता अनुपात 2:1 से अधिक नहीं होना चाहिए। यह भी होना चाहिए, है ना, जो आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो वो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अंशों के पुनर्क्रय के पश्चात आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यह भी पूछा जा सकता है कि भाई अंशों के पुनर्क्रय के पश्चात आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए, 2:1 से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी 2:1 होना चाहिए। 2:1 हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये अपने को ध्यान में रखना है। मतलब कुल ये 2:1 क्या कहता है ना, कि भाई अपने पास संपत्ति कितनी है 2 और दायित्व कितना है 1, ये कहता है डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो इनको कन्वर्ट करें तो जैसे मान लो अपने पास संपत्ति है 2 लाख की, दायित्व 1 लाख का, संपत्ति 20 लाख की, दायित्व 10 लाख का, इस तरीके से होना चाहिए। यानी दायित्व या तो बराबर भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ये अनुपात होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया पॉइंट क्लियर। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है कि अंशों के पुनर्क्रय हेतु समस्त अंश पूर्ण प्रदत्त होने चाहिए, फुल्ली पेड अप होने चाहिए। क्या होने चाहिए, फुल्ली पेड अप होने चाहिए, पूर्ण प्रदत्त होने चाहिए, उनमें कोई किसी प्रकार की राशि है वो बकाया नहीं होनी चाहिए, है ना। उसका आवेदन, आवंटन, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल सब चुकाए हुए होने चाहिए, तभी आप उन अंशों का पुनर्क्रय कर सकते हो, है ना, नहीं पुनर्क्रय नहीं कर सकते। अगला पॉइंट, विशेष संकल्प पारित होने की तिथि से 12 माह की अवधि के भीतर अंशों का पुनर्क्रय हो जाना चाहिए। आपने एक जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनकी मीटिंग आयोजित की और उस मीटिंग में आपने एक विशेष संकल्प पारित कर दिया कि भाई कंपनी इस बार इस तरीके से अंशों का पुनर्क्रय करेगी, तो वो तिथि 12 माह से अधिक अवधि के बाहर नहीं होना चाहिए, 12 माह के अंदर ही, है ना, 12 माह के अवधि के भीतर ही आपको पुनर्क्रय हो जाना चाहिए, उसके बाद वो वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, अगला, कंपनी को रजिस्ट्रार और सेबी के पास शोधन क्षमता अधिघोषणा जिसे कम से कम 2 निवेशकों के हस्ताक्षर किए हो ये भेजनी चाहिए, है ना। कंपनी को रजिस्ट्रार, एक तो रजिस्ट्रार के पास और एक सेबी के पास शोधन क्षमता की अधिघोषणा भेजनी चाहिए जिसमें कम से कम 2 निदेशकों के हस्ताक्षर होने चाहिए, साइन होने चाहिए, तब वो वैलिड मानी जाएगी। तो कुल मिलाकर अपन इस तरीके से बात कर सकते हैं कि अंशों का पुनर्क्रय करना इतना आसान नहीं है। ये सारी शर्तें हैं, जब अप्लाई होगी तभी अपन क्या कर सकते हैं, अंशों का पुनर्क्रय कर सकते हैं। इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मीटिंग होगी, है ना, ये रजिस्ट्रार या सेबी के पास भेजना पड़ेगा, इसमें कम से कम 2 निदेशकों के साइन होने चाहिए। तो इस तरीके से एक लंबी प्रोसेस है, उसके तहत एक कंपनी है वो अपने स्वयं के अंशों का क्रय कर सकती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो प्रोसेस होगी। ओके, आगे देखते हैं। अब देखो एक एग्जांपल, ये हो गया अंशों के पुनर्क्रय के संबंध में। अब अपन एग्जांपल की बात करेंगे कि कुमार लिमिटेड ने भानु ऑयल लिमिटेड से
6,30,000 रुपए की परिसंपत्ति क्रय की है ना। कुमार लिमिटेड ने समझौते के अनुसार 100 रुपए प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त अंशों का निर्गमन किया। कौन सी रोजनामता प्रविष्टि की जाएगी यदि निर्गमन समूल्य पे है और प्रीमियम पर है। ठीक है, तो प्रविष्टि तो आप इजीली कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कतें नहीं है। जर्नल एंट्री, ये डेट, ये पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, क्या है, 6 लाख रुपए, 6,30,000 मशीन खरीदी है भानु ऑयल लिमिटेड से। तो क्या खरीदी है, परिसंपत्ति। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट यार टू भानु ऑयल लिमिटेड कितने की खरीदी है, 6,30,000 रुपए। ये तो पहली होगी। अब इस पहली की पहला पार्ट है ना, ये तो दोनों में होगी। पहला पार्ट सब मूल्य पर, सब मूल्य पर आपको कहीं कोई दिक्कतें नहीं होगी, है ना। सब मूल्य पर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी कि भाई भानु लिमिटेड को अपन ने क्या किया है, 6,30,000 के अंश देने हैं। तो अपन क्या करेंगे, भानु ऑयल लिमिटेड अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। ये 6,30,000 और ये भी 6,30,000, कहीं कोई दिक्कतें नहीं है ना। इसमें अपन ने पूछ ले सब मूल्य पर निर्गमित अंशों की संख्या। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो 6,30,000 है, उसमें 100 का भाग दे देंगे तो कितने आ जाएंगे, 6300, है ना। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने होंगे, 6300। तो ये पूछा जा सकता है परीक्षा में कि भाई इसमें नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे, तो 6,300। दूसरी, फर्स्ट की सेकंड है ना, ये होता है आपका प्रीमियम पे। तो पहली प्रविष्टि तो ये हो जाएगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट या टू भानु ऑयल लिमिटेड, है ना। अब दूसरी प्रविष्टि होगी कि भानु ऑयल लिमिटेड अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब अपने को पता है कि भानु को 6,30,000 चुकाने है ना, लेकिन अब आगे नहीं पता कि भाई इक्विटी शेयर कैपिटल की अमाउंट कितनी होगी और सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट है वो कितनी होगी। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन इसमें दिक्कत आ गई। तो इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, सेकंड कंडीशन यहां बनेगी, प्रीमियम पर निर्गमित अंशों की संख्या। ठीक है, यह आएगा आपका
नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, है ना। अब देखो 6,30,000 तो आपके अमाउंट है। अब देखो किस पे है, प्रीमियम पे। कितना प्रतिशत प्रीमियम, 20%। तो 100 का 20 यानी 20 रुपए। अमाउंट कितनी होगी, 100 + 20 यानी 120। अब इसमें भाग देंगे तो आएंगे 5250 अंश। कितने आएंगे, 5250 अंश। आप 6,30,000 में 120 का भाग देके देख लो, है ना। आप तो सारे के सारे होशियार हो, इंटेलिजेंट हो सारे के सारे। तो एक बार भाग देके देख लो तो कितने आ जाएंगे, 5250 आ जाएंगे। ठीक है। अब इक्विटी शेयर कैपिटल 5250 को 100 से गुणा करेंगे तो 5250 ये हो गए 5,25,000। और फिर 5250 को किससे गुणा करेंगे, 20 से गुणा करेंगे तो कितने हो गए, 1,05,000, है ना। तो 1,05,000 + 5 25 तो 630 हो गए। तो ये इसकी परिस्थिति हो जाएगी किसकी, भानु ऑयल लिमिटेड की। समझ में आ गई, आगे समझ में। तो इसमें अपने को ऋण जो आपके अंश है उसकी संख्या पूछ सकता है। तो संख्या अपने वो कैलकुलेशन है वो इस तरीके से आनी चाहिए कि इस तरीके से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अगर अपने से पूछता है तो इस तरीके से अपन उसका जवाब है वो दे सकते हैं। ठीक है साथियों, ओके है सारी बात। बढ़े आगे, आगे देखते हैं क्या है कि बंसल हेवी मशीन लिमिटेड ने होंडा ट्रेडर से 3,80,000 रुपए मूल्य का मशीन क्रय की है, जिसका 50,000 रुपए है रोकड़ भुगतान किया गया। शेष राशि के लिए 10 रुपए अंशों का 110 रुपए पे निर्गमन किया गया है। आपको प्रविष्टि देनी है तो अपन यही प्रविष्टि कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। ठीक है, ठीक है। ये डेट पर्टिकुलर हो जाएगा। पहली आपने क्या, बंसल से होंडा ट्रेडर से 380 पे मूल्य पर मशीन क्रय की है। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, व्यापार में मशीनरी आ गई, मशीनरी अकाउंट DR टू होंडा ट्रेडर्स, होंडा ट्रेडर्स अकाउंट, है ना। कितने की, 3,80,000, 3,80,000। ठीक है। अब 110 रुपए यानी 100 रुपए जिस अंश का मूल्य है उसे 110 में किया गया और उसमें 50,000 रुपए नगद भी है ना। तो सबसे पहले मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी अकाउंट या टू होंडा ट्रेडर्स। अब होंडा ट्रेडर्स को अपन भुगतान कर रहे हैं, है ना। तो होंडा ट्रेडर्स को भुगतान कर रहे हैं होंडा ट्रेडर्स अकाउंट DR टू बैंक। अब होंडा ट्रेडर्स की राशि कितनी है, 3,80,000, 50,000 अपन इसको नगद दे रहे हैं, है ना। बाकी रह गया आपका टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और टू क्योंकि 100 रुपए का शेयर है 110 में दे रहे हैं तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, है ना। अब अपने पास ये तो हो गया कि भाई 380 देने थे उसमें 50,000 नगद दे दिए तो 330 और देने हैं, है ना। लेकिन 330 में अब अपने को ये पता नहीं है कि सिक्योरिटी प्रीमियम पे कितना है और इक्विटी शेयर कैपिटल पे कितना है। तो अपने को वही काम करना पड़ेगा, यहां पर प्रीमियम पर निर्गमित अंशों की संख्या अपने को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, अब भाई 380 थे, है ना। 380 उसमें 50,000 लेस कर दो
तो बच गए कितने 33 और उसमें भाग दे दो 110 का, तो 11 या 33, तो कितने आ गए 1 2 3, तो 3000 आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है वो आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे 3000। अब इसको गुणा कर देंगे, है ना, अब इसको क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो 3000 को 100 से गुणा करेंगे तो 3 लाख, और 3000 को 10 से गुणा करेंगे तो 30,000, है ना। तो इस तरीके से ये सवाल है वो हल हो जाएगा, और नंबर ऑफ आपके जो शेयर्स है वो कितने आ जाएंगे 3000 आ जाएंगे। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो इस तरीके से अगर कोई ऐसा सवाल आता है और जिसमें आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर या नंबर ऑफ डिबेंचर पूछता तो वो ये ध्यान में रखना है। और मेरे हिसाब से पूरे 101% चांस है ऐसे सवाल में आपसे अंशों की संख्या या ऋण पत्रों की संख्या पूछने का, है ना। तो इसलिए साथियों ये जो छोटी छोटी सेशन है उनको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू होंगे, है ना। इसके अलावा अभी तो अपन क्या कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव पढ़ रहे हैं, उसके बाद अपने को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ना है ना। ऑब्जेक्टिव में हमारे पास हजारों क्वेश्चन है ना, वो अपन एक साथ आपको डिलीवर भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ऑब्जेक्टिव से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता। पहले आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ना ही पड़ेगा, और डिस्क्रिप्टिव पढ़ोगे तब आपका 100% वो सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इस चीज का मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। 2011 की जो एग्जाम हुई थी, है ना, उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ने की कोशिश की और उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और 13 वाले में फिर मैंने डिस्क्रिप्टिव पढ़ा, फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ा, मॉक टेस्ट वगैरह दिया, तब जाके फाइनल सिलेक्शन है वो हुआ। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है, इसी के अकॉर्डिंग अपने को पढ़ना है। ठीक है, ठीक है साथियों। तो ये था आज का एक और शानदार और छोटा सा सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। निश्चित रूप से आज का जो सेशन है वो आपके लिए फायदेमंद होगा, ऐसी मैं आशा और विश्वास रखता हूं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें और सेशन को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि बटन ही तो प्रेस करना, ठीक, बस इतना ही तो काम है। इसमें कौन सा बहुत ज्यादा आपको काम करने की आवश्यकता, जो भी चीज आपको पसंद आती है, क्योंकि सारा का सारा जो मैटर है वो किसके लिए, आपके लिए, है ना, आपके लिए है। और भी लेटेस्ट जो भी गवर्नमेंट जॉब कॉमर्स से रिलेटेड है या अन्य कोई जॉब है जिसका नोटिफिकेशन आता है वो हम आपको तुरंत प्रभाव से आपके जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर मिलते रहते हैं। तो अगर आप घर बैठे ऐसी जानकारी चाहते हो तो इस परिवार के सदस्य बन जाए, ऐसी मेरी आशा और उम्मीद है। आज के सेशन का एक बार लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है साथियों, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।